गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक से अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपने स्लाइड्स के थ्रू। और अब हम लोग एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, एक एक एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है बच्चे, जिस भी बच्चे का माइक ओपन है प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक बंद करे। काजल कुमारी के नाम से प्लीज आप लोग अपना माइक बंद करके बैठा करें। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक से और कंप्लीट करेंगे एक दो क्लासेस के अंदर अपने चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। और 3.2 के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.2 के सभी एग्जाम्पल्स को करेंगे और साथ में सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पेज नंबर 30 पर आप सभी को देखो, ये नई बुक के अंदर जो न्यू बुक्स हैं, ये आपको न्यू बुक्स के अंदर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है पुरानी बुक्स में ज्यादा चीजें थी, रिड्यूस हो गई हैं। तो न्यू बुक के अंदर पेज नंबर 30 पर आपको एग्जाम्पल नंबर 4 मिलेगा। अब हम लोग पहले बताइए माइक ओपन करके कि वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करें या फिर सिक्वेंसली चले, बोलिए जल्दी से। जो भी आप लोग कहोगे वैसे ही कराया जाएगा। अगर सिक्वेंसली चलना चाहते हैं तो हम लोग सिक्वेंसली चल सकते हैं। देखिए, आप सभी को एग्जाम्पल नंबर 4 दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। बोलिए एक बार माइक ओपन करके, बोलिए बच्चे कि आप सभी को एग्जाम्पल नंबर 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार रीड लगाइए, कोई भी बच्चा रीडिंग कीजिए एक बार। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए और रीडिंग लगाइए एक बार। देखो, इस तरीके से तो Show काम the नहीं। following. हाँ बोलिए, बोलिए बच्चे बोलिए। चलिए, इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा कि आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो। अगर किसी से बोला गया कि माइक ओपन करके रीड कीजिए तो आप लोग माइक ओपन करके रीड भी कर सकते हो, कोई भी एक इशू नहीं। अब आप लोग सभी सामने देखना, लिखा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि सर हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। जैसे कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो बच्चे यहां से अगर हम लोग देखें तो x बराबर 3 माइनस 2y, बोले इतना क्लियर सभी को। और ये हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। सर यहां से यहां पर आपने देखा तो x की वैल्यू आ गई 3 - 2y। और आप लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आपने x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है, तो अब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जहां से निकाला है उसके अलावा दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। बच्चे, दूसरी इक्वेशन है 7 × x की जगह कितना लिख दिया? 3 - 2y -15y = 2। ठीक है, अब आपने 7 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 7 × 3 21 -7 × 2 14y -15y = 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए कितना हो गया हमारे पास में, -29y = 2। देखिए यहाँ पर कितना हो गया? -29y हो चुका है = 2 माइनस, और ये कितना हो गया? 21, क्योंकि इधर प्लस के 21 है तो इक्वल टू के इधर आके -21 हो गए। तो -29y कितना हो गया? -19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? सर y की वैल्यू आ गई 19/29। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई? 19/29। और बस आपको करना कुछ नहीं है, y की वैल्यू आपने पुट कर दी कहां पर? इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो अब आप लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। आपने इक्वेशन थर्ड के अंदर आपने y की वैल्यू पुट कर दी। बच्चे, इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास में? सर इक्वेशन नंबर 3 थी x बराबर 3 - 2y। बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 - 2 × y की जगह कितना पुट कर दिया? सर जी 19/29। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? सर 3 - 2 की गुणा करिए आपने 19 के अंदर, तो बच्चे कितना आ गया? 19 × 2 = 38/29। अब आपको ये सॉल्व करना है।
तो बच्चे आप ऊपर नीचे 29 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपने ऊपर नीचे 29 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चे कितना हो गया हमारे पास में 29 इंटू 3 हो गया हमारे पास में 87 माइनस 38 अपॉन 29। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, बोलिए सर। 17 में से 8 गया 9, और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, तो ये हो गया 49 अपॉन 29। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 49 अपॉन 29। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को बच्चे? अगर इतना क्लियर है, हाँ बच्चे अगर इतना क्लियर है सभी को, तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई लिख कर भेजिए। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप लोग जल्दी से अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है सभी को, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड रिवाइज हो गया होगा। आप एक बार आंसर भी चेक कर सकते हैं। सर एक्स की वैल्यू 49 अपॉन 29 और वाई की वैल्यू 19 अपॉन 29। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है हमारे पास में? एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास में, ये रहा। इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम्स को। देखिए इसको कट करके लेके, हाँ बच्चे इसको कट करके लेकर चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 5 को, और वहां पर इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए क्या है, आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5 एकदम साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है? बोलिए एक बार जल्दी से। देखिए आप लोग कभी कभार माइक ओपन करके बोल भी दिया करो कि हाँ सर दिखाई दे रहा है। भाई तो आप लोग लिख ही देते हो चैट सेक्शन में, उसका तो कोई फर्क ही नहीं है, बट आप लोग एक बार कभी कभार बोल भी दिया करो कि हाँ सर दिखाई दे रहा है, ताकि लगे कि क्लास के अंदर बच्चे हैं। देखिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसको सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर यानी कि बेटी को बताया, बच्ची को, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि जो आफ्ताब की एज थी उसकी एज से 7 गुना थी। 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि 3 साल बाद क्या होगा, जितने की एज आपकी होगी उसका 3 गुना एज मेरी होगी। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को क्या कहना है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, यानी कि आपको इसको एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके आपको सर। इसको, हाँ देखिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप समझना, ये प्रॉब्लम है एज बेस्ड प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है बोलिए हमारे पास में जल्दी से? एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। बोलिए एक बार क्या, कौन सी प्रॉब्लम्स है ये? एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब इनको हम लोग करते कैसे? देखिए आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपको हमेशा लेट करनी होगी प्रेजेंट एज। ठीक है, जिसके बारे में बोला जाएगा उसकी आप हमेशा प्रेजेंट एज मान लोगे। लेट, एक मान लीजिए किसी की ओके बात सर। की जा रही है, हाँ बच्चे मान लीजिए राम की बात की जा रही है, तो आप मानोगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम बी, लेट द प्रेजेंट, प्लीज माइक बंद, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम बी। आप हमेशा प्रेजेंट एज कितनी मानोगे? एक्स ईयर्स। कितनी मानोगे? एक्स ईयर्स। ठीक है, अब ये बताइए ये इसकी प्रेजेंट एज है, ये इसकी प्रेजेंट एज है। अगर आप बात करोगे 7 years बिफोर की, तो 7 years बिफोर कितनी रहेगी? 7 years बिफोर। अगर हम बात करें 7 साल पहले की, तो बच्चे आप लिखोगे राम्स एज। बताइए राम्स की एज कितनी रही होगी 7 साल पहले? X-7। X-7 years। ठीक है, ये रही होगी राम की एज 7 साल पहले। देखिए आपको ये चीज समझनी होगी, सर X-7 लिखेंगे क्योंकि जो भी आज की एज है उससे 7 साल कम रही होगी। आप इसको कभी भी 7 - X नहीं लिखोगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? आप हमेशा कितने लिखोगे? प्रेजेंट एज में से सात यस साल सर। कम करेंगे, 7 में से प्रेजेंट एज को कम करेंगे। ठीक है, एक तो हमें ये याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें, यहाँ पर बिफोर मिल सकता है और हमें एक वर्ड मिल सकता है। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए 5 years hence, 5 years hence, या फिर 5 years आफ्टर। बताइए 5 साल बाद क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए बताइए राम की एज कितनी होगी? राम की एज बोलिए 5 साल बाद कितनी होगी? अगर राम की प्रेजेंट एज, अगर राम की प्रेजेंट एज X ईयर्स है,
तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, जितनी भी एज है उसके अंदर आपने 5 और ऐड कर दिया कि जो राम की एज होगी वो 5 साल आगे चली जाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को। दो वर्ड्स हैं, एक तो मिलेगा आपको बिफोर, बिफोर का मतलब है पहले, तो आप प्रेजेंट एज में से उस साल को घटा दोगे। एक मिलेगा वर्ड आपको आफ्टर या फिर हेंस, जितने भी ईयर्स की बात की जाएगी आप प्रेजेंट एज के अंदर उतने ईयर्स ऐड कर दोगे। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बताया 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, इस 7 साल पहले जो एज थी आफ्ताब की वो अपनी डॉटर की एज के 7 गुना थी, 7 times थी। तो क्या आपको आफ्ताब की एज पता है या फिर उसकी डॉटर की एज पता है, बताइए, बोलिए। क्या आपको दोनों में से किसी की एज पता है? आपको किसी की एज नहीं पता, सिर्फ रिलेशन पता है। तो आपने मान लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। बोले इतना क्लियर, प्रेजेंट एज कितनी मानी आपने आफ्ताब की, एक्स ईयर्स। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। और उसके डॉटर की बात की जा रही है, तो आपने लिखा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, हिज डॉटर वाई ईयर्स। बोलिए इतना क्लियर कि आपने प्रेजेंट एज मानी है आफ्ताब की एक्स ईयर्स और डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी मानी है, वाई ईयर्स। ठीक है, 7 साल पहले की बात की जा रही है, 7 years एगो। बच्चे 7 years एगो कितनी रही होगी, 7 years एगो, यानी कि 7 साल पहले की अगर बात देखी जाए तो आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, बताइए। आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, x - 7 years। बोलिए इतना क्लियर। और 7 साल पहले डॉटर्स की एज कितनी रही होगी, बोलिए। डॉटर्स एज कितनी रही होगी, आपको सर डॉटर्स की एज रही होगी y - 7 years। और देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या रिलेशन दिया गया है, जो आफ्ताब आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो जो आफ्ताब की आयु थी, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनेगी। जो आफ्ताब की एज थी 7 साल पहले, वो क्या अपनी डॉटर की एज के बराबर थी, बोलिए। क्या अपनी डॉटर की एज के बराबर थी, नहीं। कितना था ये, आई वॉज 7 times, यानी कि जो भी डॉटर की एज थी उसका 7 गुना था। बोले इतना क्लियर सभी को, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी आपकी। ठीक है, यस सर। बोलिए यहां तक क्लियर सभी को। यस ठीक है, सर। अगर क्लियर है तो हाँ बच्चे, अगर क्लियर तो जल्दी से माइक ओपन करके बताइए क्लियर, या फिर चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर क्लियर है। जल्दी से, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करना। सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया, अनीस का। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है। अब आप लोग सामने देखिए, एक इक्वेशन तो आपने यहां से बना ली, एक रिलेशन और लिखा है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट के 3 साल बाद। तो बच्चे 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि 3 साल बाद क्या होगा, तो आपने इसमें हेडिंग डाली आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 years हेंस, या फिर आप लिख सकते हो आफ्टर 3 years। बट बच्चे अगर 3 साल बाद की बात की जाए तो आफ्ताज की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब्स एज इक्वल्स टू, बताइए कितनी हो जाएगी। सर प्रेजेंट एज में आपने 3 ऐड कर दिया, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर एज हो जाएगी हमारे पास में, डॉटर एज, बोलिए कितनी हो जाएगी। सर 3 साल उसकी प्रेजेंट एज में ऐड कर दिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या रिलेशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन क्या है कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमें ये दिया गया है, देखिए आप लोग ध्यान से देखना कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, यानी कि जो आफ्ताब होगा वो अपनी डॉटर की एज का कितना हो जाएगा, 3 गुना। यानी कि जो x+3 की जो वैल्यू है, क्या वो डॉटर की एज के बराबर है, नहीं, डॉटर की एज के 3 गुने के बराबर है। बोले इतना क्लियर सभी को। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन। अब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है कितनी होगी।
अब देखिए एक इक्वेशन तो ये है कि सर x माइनस 7 बराबर, एक इक्वेशन तो ये है x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7, और दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास में x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3। बोले इतना क्लियर सभी को? ये दो इक्वेशन हमारे पास है सॉल्व करने के लिए। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो बच्चे सॉल्व करने से पहले आपने इनको सॉल्व करके एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाया। देखिए आप इसको लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 7y माइनस 49। अब आप इसको लिख सकते हो x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर, ये माइनस के साथ है तो इधर आके प्लस के साथ हो जाएंगे, यानी कि माइनस के 49 प्लस के 7, और x माइनस 7y देखा जाए तो कितना हो गया माइनस के 42। सर एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये बन चुकी है रिड्यूस होकर के, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को रिड्यूस कीजिए कि सर x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 3y प्लस 9। बच्चे इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। अब 3y को इधर लेकर आओगे बच्चे x माइनस 3y बराबर 9, इधर प्लस के 3 है तो इधर माइनस के 3, यानी कि x माइनस 3y बराबर 6। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यहीं तक बताइए पहले, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? सिर्फ अनीस का आंसर आया अभी तक यस, अरुण वर्मा का आंसर आया यस। चलिए अगर इतना क्लियर है अब आप लोग आगे देखिए। अब आपको इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बच्चे आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से, या फिर आप लोग यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। जहां पर भी आपको निकालने का मन कर रहा है निकालिए, दूसरे क्वेश्चन बुक कर लीजिए। बच्चे अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू आ गई 6 प्लस 3y। इतनी आ गई x की वैल्यू 6 प्लस 3y, और आपने x की वैल्यू 6 प्लस 3y यहाँ पर पुट कर दिया कि सर x की जगह हमने लिख दिया 6 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। सर ब्रैकेट ओपन किया तो 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस के 42। बच्चे यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 7y में से 3y गया तो माइनस के 4y बराबर, सर ये माइनस के 42 तो था ही था, और ये माइनस के 6 हो गया। सर ये वैल्यू टोटल हो गई हमारे पास है माइनस के 4y बराबर 42 और 6 48, माइनस के 48। बच्चे ये तो कट गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 48/4, और ये कितनी हो गई हमारे पास है 12। y की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब y की वैल्यू 12 आप लोग यहाँ पुट कर दो तो बच्चे x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 12, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, और 36 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 42। कि यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की वो 42 ईयर्स है, और जो डॉटर की एज है वो कितनी है 12 साल है। बोले इतना क्लियर सभी को? जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो 42 साल है, और डॉटर की जो है वो 12 साल है। अब देखो आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। आपने कहा जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की वो 42 साल है, और डॉटर की कितनी है 12 साल है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप 7 साल पहले की बात करोगे तो बच्चे 7 साल पहले कितना हो गया हमारे पास में, सर ये 35 हो गया। 7 साल पहले की बात करोगे तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, और ये इसका 7 गुना है। ठीक है, चलिए अब आप सेकंड सिचुएशन को देख सकते हो। सर सेकंड इक्वेशन क्या है, अब से 3 साल बाद ये 45 हो जाएगा, और सर अब से 3 साल बाद ये 15 हो जाएगा, और ये इसका 3 गुना है। बोले इतना क्लियर सभी को कि जो रिलेशन आप लोगों ने कैलकुलेट किया है वो एकदम सही है। अब बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक, अनीस का ही आया है। ठीक है, योगेश सैनी, नरेश कुमार। चलिए एक बार से बच्चे माइक ओपन करके बोल दीजिए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है। वो प्राची नाम से बच्चे ने शायद आज ही क्लास यस ज्वाइन सर। की है पहली बार, प्राची नाम से। यस सर, मैं ना 8:30 बजे वाली लेती थी, बट आज 8:30 तक मेरा नेट ना बस नहीं पाएगा, इस वजह से मैं 7:30 ले रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि आप सविता मैम की क्लास ज्वाइन करते थे 8:30 बजे एडिशनल बैच जो है। यस सर। ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एग्जाम्पल नंबर 5 तक। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 को। देखिए इसको कट करके लेके चलते हैं आगे।
पेज पर और वहां पर इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। बताइए यहाँ पर क्या आप सभी को ये अच्छे से दिखाई दे रहा है? सभी को क्वेश्चन एकदम क्लियर है सभी को? देखिए रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन ये दिया गया है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। कि अगर आप एक दुकान पर खरीदने के लिए जाते हो तो अगर आप 2 पेंसिल, ध्यान से सुनना, 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदते हो तो आपको 9 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कितने रुपए? 9 रुपए। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, अगर आपने 4 पेंसिल खरीदी और आपने 6 इरेजर खरीदे तो आपको जो खर्च करने होते हैं वो 18 रुपए खर्च करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 18 रुपए खर्च करने होते हैं। बोले क्लियर सभी को? पूछा गया है आपसे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक पेंसिल की कीमत बताइए और एक किसकी कीमत बताइए? कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। बोले क्लियर सभी को? एक पेंसिल यस की सर। आपको कीमत बतानी है कितने रुपए में। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मानना है क्या आपको कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, क्या आपको एक पेंसिल की कीमत पता है? नहीं पता। अगर पता होती तो वो पूछता ही नहीं। कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर, क्या आपको एक इरेजर की कीमत पता है? नहीं पता, क्योंकि पता होती तो वो पूछता ही नहीं। लेकिन पर क्वेश्चन यही है कि आपको एक पेंसिल और इरेजर की कीमत को बताना है। तो आपने सबसे पहले वही मान लिया कि आपको बताना क्या है कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, की एक पेंसिल की जो कीमत है वो कितने रुपए? ₹X है। एंड द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर, द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर, आपने मान लिया कि एक जो इरेजर है उसकी जो कीमत है वो कितने रुपीज है? ₹Y है। बोलिए क्लियर सभी को? ठीक। अब ये बताइए अगर एक पेंसिल X रुपए की है तो बच्चे दो पेंसिल कितने की होगी? 2X की। भाई जाहिर सी बात है अगर एक पेंसिल 3 रुपए की है तो दो पेंसिल 2 × 3 6 रुपए की। ठीक है, तो आपने लिखा सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया गया है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर, यानी कि अब आप लिख सकते हो 2 पेंसिल यानी कि 2X प्लस 3 इरेजर यानी कि 3Y इजिकल्स टू 9। और यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, कितना हो गया बच्चे? 4X प्लस 6 इरेजर यानी कि 6Y इजिकल्स टू 18। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। बोले इतना क्लियर सभी को? यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछिए। अगर किसी बच्चे को यहां तक कुछ डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछिए, क्योंकि आपको एक पेंसिल और एक इरेजर की कीमत बतानी थी। बच्चे एक पेंसिल की कीमत आपने X रुपए मानी और एक इरेजर की कीमत Y रुपए मानी। लेकिन पर जब आप दुकान पर खरीदने जाते हो 2 पेंसिल और 3 इरेजर, बच्चे 2 पेंसिल कितने की हो जाएगी? 2 × X यानी कि 2X प्लस 3 इरेजर कितने की हो जाएगी? 3 × Y 3Y। और इन दोनों को जोड़ करके आपको कितने रुपए खर्च करने होते हैं? ₹9। दूसरी सिचुएशन भी दी गई है कि कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, अगर आप 4 पेंसिल खरीदते हो तो सर 4 × X प्लस साथ में 6 इरेजर यानी कि 6 × Y, कितना हो गया हमारे पास में? 18 हो गया। यहां तक क्लियर बच्चे? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है सर तो अब आपकी हम स्क्रीन लोग, पॉज हो गई। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या बताइए? भाई बाकी बच्चे जल्दी से रिस्पॉन्स करो, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो। सर दिख रही है। सर अब दिख रही है। देखिए प्राची, शायद आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई तो आप लोग प्लीज रिफ्रेश कर लेना, क्लास को कट करके फिर से जल्दी से रिज्वाइन कर लेना। अब देखो आपको ये सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। देखिए यहां से आप लोग एक काम कर सकते हैं कि 2X की वैल्यू निकालेंगे। आपने यहाँ पे 2X की वैल्यू निकाली पहली क्वेश्चन से कि सर यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2X प्लस 3Y बराबर 9 था। बच्चे यहाँ से 2X की वैल्यू निकाली तो कितना हो गया? 9 माइनस 3Y हो गया। और सर X की वैल्यू निकाली तो कितना हो गया? 9 माइनस 3Y बटे 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब आपने ये वैल्यू पुट कर दी, पुट वैल्यू ऑफ X, पुट वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन नंबर 2, X इन इक्वेशन 2। बच्चे इक्वेशन 2 के अंदर X की वैल्यू पुट कर दो। जब आप X की वैल्यू पुट करोगे
तो ये है 4 इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू एक्स की जगह कितना आ गया 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इजिकल्स टू 18, इजिकल्स टू 18। बच्चे यहाँ से आपने इसको कट कर लिया कितने से, 2 से, 2 से कट कीजिए इसको, 2 से कट किया तो कितना आ गया 2, यानी कि 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 माइनस 6y प्लस 6y बराबर 18। यहां से आपको पता लग गया कि सर इसको देखा जाए तो ये 18 बराबर 18। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए। यहां से एक चीज पता लग गई कि सर यहां से ये पता लग गया कि 18 बराबर 18 है, यानी कि आप x और y की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते, आप x और y की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। अब जब आप x और y की वैल्यू को नहीं निकाल सकते तो बच्चे x और y की वैल्यू को निकाल क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी सर, पहली इक्वेशन क्या है इसके अंदर 2x प्लस 3y बराबर 9, और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चे, दूसरी इक्वेशन भी यही है 4x प्लस 6y बराबर 18, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम है। क्यों, क्योंकि जब आप पहली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दोगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन इसके ऊपर है, यानी कि एक कोइंसिडेंट लाइन है। और आप कोइंसिडेंट लाइन के अंदर x और y की वैल्यू बहुत सारी निकाल सकते हो। कितनी सारी निकाल सकते हो सर, बहुत सारी निकाल सकते हैं, बट आप यहां से उसकी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, आपको वो अपने तरीके से निकालनी पड़ेगी। बोले क्लियर, अपने तरीके से मतलब क्या है कि सर एक वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत सारी है। कैसे, देखिए वो समझाते हैं हम आपको ऐसे कि आपने कहा सर 2x प्लस 3y बराबर 9 है, ठीक है। मान लिया कि आपने ये मान लिया कि सर जो इरेजर है, आपने मान लिया, क्या मान लिया कि सर मान लेते हैं ये एक काम कर लेते हैं कि सर जो मान लिया हमने, ये मान लिया कि जो हमारे पास में ये है एक्स क्या थी, पेन था, पेन या पेंसिल जो भी था, वो बच्चे 2 रुपए का है। तो बच्चे 2 पेन कितने के हो गए, 4 रुपए के। आपने मान लिया लेट एक्स बराबर 2, अगर एक्स 2 रुपए था यानी कि जो पेन था वो 2 रुपए का था, तो बच्चे 2 पेन कितने के हो गए, 4 रुपए के। आपने 9 रुपए टोटल खर्च किए, तो 3 पेन, 3 इरेजर कितने की होगी, 5 रुपए की। 3 इरेजर कितने के, 5 की, तो एक इरेजर कितने की होगी, 5/3 रुपए की। ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, कोई एक वैल्यू आपका आंसर नहीं आएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं निकाल सकते, कि आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, आंसर बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें आप इनफाइनाइट आंसर्स निकाल सकते हो। आप एक्स की वैल्यू को 0 ले लो, ये सर पेन तो फ्री का था, सारी कीमत तो इरेजर की थी, तो इरेजर कितने की हो गई, 3 रुपए की। सर अगर पेन 1 रुपए का था तो इरेजर कितने की हो गई, एक इरेजर 7/3 की। इस तरीके से, बोले इतना क्लियर सभी को। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ दिख भी रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर कि सर 18 बराबर 18 है। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, हाउएवर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। cost of pencil and eraser, therefore many common solutions to the given situation। आप एक की वैल्यू कुछ भी मान लो, दूसरे की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। देखिए बच्चे, अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 7 की। एग्जांपल नंबर को 7 कट करते हैं और नेक्स्ट पेज पे लेकर चलते हैं। बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को दिखाई दे रहा है एग्जांपल नंबर 7। Yes, sir. सर आपका माइक ऑफ। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है बच्चे, कोई रीडिंग लगाएगा क्या, रीडिंग लगाइए, कोई भी बच्चा रीडिंग लगाइए।
रीडिंग लगाइए, कोई बच्चा रीडिंग तो लगाओ एक बार। चलिए हम भी लगा देते हैं। देखिए, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x plus 2y, x plus 2y minus 4 is equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0। ठीक है, तो विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। ये आपको दो रेल्स की इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करती है। ये रेल वो वाली रेल नहीं है जो रेलगाड़ी आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। उसको रेलगाड़ी को इंग्लिश में ट्रेन बोला जाता है। ये वो वाली रेल नहीं है जो आप लोग रेलगाड़ी समझ रहे हो, ठीक है। उसको इंग्लिश में ट्रेन बोला जाता है। अब ये रेल फिर है क्या बच्चे? रेल मान के चलिए कि आपके पास में कोई भी दो रोड्स हैं, एक इस तरीके की रोड है और एक इस तरह की रोड है। ये पूछा जा रहा है कि एक रोड की जो इक्वेशन है वो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है और एक की ये है हमारे पास में 2x प्लस 4 माइनस 12 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये बताइए क्या एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कि एक दूसरे से टकराते हैं, कहीं पर नहीं टकराते हैं। ये है। बच्चे आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना, ठीक है। अगर आप x और y की वैल्यू निकाल पाते हो, अगर आप x और y की वैल्यू निकाल पाते हो तो बच्चे आप कह दोगे कि हाँ ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और अगर x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाते तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। देखिए यहां से अगर आपने x की वैल्यू निकाली तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आएगी? सर x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 था, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 4 और हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 4 माइनस 2y, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 आ गई। क्या आ गई हमारे पास में? इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहां से आपने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दी। कीजिए पुट x की जगह। सर 2 इंटू एक्स की जगह कितना है? 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चे? 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। बच्चे यहां से ये तो कट गया और हमारे पास में कितना आ रहा है? 8 बराबर 12। क्या 8 बराबर 12 पॉसिबल है? ये बताइए भाई। अगर आप यहां से देखोगे तो सर ये प्लस के 8 बच रहा है, इधर जाके माइनस के 12, इधर आके प्लस के 12 हो जाएंगे। क्या 8 बराबर 12 पॉसिबल है? या फिर आप क्या कहोगे? सर 8 माइनस 12 बराबर 0। क्या माइनस के 4 बराबर 0 होता है? आप कहोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है? पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्स और वाई की जिन्हें आप इनको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिससे आप एक्स और वाई को सॉल्व करके आंसर निकाल सकें। अब आप लोगों ने एक सिचुएशन सीख रखी है। क्या सीख रखी है बच्चे? हम लोगों ने सीख रखा है, क्या चीज सीखी है कि सर अगर a1 अपॉन a2, ध्यान से सुनना, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू बराबर होता है b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल्स टू होता है c1 अपॉन c2 के, बताइए क्या सिचुएशन को बताता है ये? बोलिए, ये किस चीज को बताता है? सर ये बताता है पैरेलल लाइंस को। किसको बताता है? पैरेलल लाइंस को। और पैरेलल लाइंस क्या होती है? एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि पैरेलल लाइंस के केस में होता है नो सॉल्यूशन, कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसी बात को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यानी कि आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। देखना क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस तो नहीं है? देखते हैं बच्चे। एक लाइन है हमारे पास में x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, या फिर इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 4। और दूसरी लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कितना? दो एक्स प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर 12। देखना क्या आप लोग a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है क्या? देखेंगे बच्चे। a1 अपॉन a2 निकाला तो कितना आ गया? सर a1 अपॉन a2 आ गया हमारे पास में 1/2। अगर हम लोग b1 अपॉन b2 निकालें तो कितना आ गया बच्चे? आ गया 2/4, यानी कि 1/2 आ गया। और अगर हम लोग निकाले c1 अपॉन c2 तो बच्चे कितना आ गया? 4/12, यानी कि 1/3 आ गया। आप लोग देख पा रहे हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी कि जो a1 अपॉन a2 है वो बराबर है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। तो लाइंस कैसी हो गई? नो सॉल्यूशन, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ कि दोनों लाइंस सॉल्यूशन नहीं देंगी, यानी कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है।
चलिए आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, तो बच्चे इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, ये रहा। तो यहाँ पर आगे सर -4 बराबर 0 विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो ना, यहाँ पर आगे -4 बराबर 0 विच इज अ फास्ट स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, इक्वेशन के पास में कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। सो द टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, तो दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ये कब कब दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जब आपके पास में a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा, और दूसरा केस कि सर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज इक्वल्स टू c1/c2 होगा। इन दोनों केस के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि रेल्स विल क्रॉस ईच अदर। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताइए क्या चीज कराई जाए 3.2 के अंदर, जो भी आप लोग कहोगे। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करें, बोलिए। आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 3.2 जो भी, हाँ बोलिए। सर जो एक्सरसाइज 3.1 है ना, हाँ उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उसका जो थर्ड पार्ट है वो करवा दो। क्वेश्चन नंबर, 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। सर चलिए पहले वो एक्सरसाइज 3.1 में। समझ गए एक्सरसाइज 3.1 में। चलिए एक बार आप ऐसी रीडिंग लगा दो अगर बुक आपके पास में है तो। एक्सरसाइज 3.1 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। चलिए बच्चे और सर ये भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 और 3 कंप्लीट ही कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए, on comparing the ratios a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel or coincident। हम लोगों ने 3 सिचुएशन पढ़ी थी कि सर अगर a1/a2, ध्यान से सुनना, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो लाइंस इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। याद है ना सभी को? और अगर हमारे पास में a1/a2 इजिकल्स टू b1/b2 इजिकल्स टू c1/c2 होता है तो बच्चे इस केस के अंदर लाइन क्या होते हैं? को इंसिडेंट। क्या होती है? को इंसिडेंट। और अगर a1/a2 इजिकल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है तो बच्चे इस केस के अंदर क्या होती है? हमारे पास में पैरेलल लाइंस होती है। कैसी होती है? पैरेलल लाइंस होती है। शायद यही आपसे पूछा जा रहा है कि लाइंस कब पैरेलल है, कब कोइंसिडेंट है और कब इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 पार्ट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये रहा, 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0 और यहाँ पे लिखा है 7x प्लस 6y -9 बराबर 0। आप लोग एक चीज जरूर याद रखना, जब कंपेयर करोगे या तो दोनों कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के इस तरफ रहे या फिर दोनों कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के इस तरफ रहे जैसे अभी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि एक कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के इस तरफ है और एक कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के इस तरफ है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर अगर a1/a2 देखोगे तो कितना आ गया a1/a2? सर जी 5/7। a1/a2 कितना आ गया? 5/7। क्लियर है ना सभी को? अब बच्चे b1/b2 देखोगे तो कितना आ गया? सर वो आ गया -4/6, -4/6। और ये कितना हो गया? सर ये हो गया -2/3। आप देख पा रहे हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 is not equals to b1/b2, therefore lines intersect at a point, lines intersect at a point। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर।
इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। बच्चे सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और लिखा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप लोग ये देखना कि सर अगर a1 अपॉन a2 निकाला जाएगा, देखिए a1 अपॉन a2 कितना हो गया सर, a1 अपॉन a2 हो गया 9/18, b1 अपॉन b2 कितना हो गया सर 3/6, ये रहा 3/6 सर, ये रहा 9/18 और ये रहा 12/24, c1 अपॉन c2 कितना हो गया 12/24। आप लोग देख पा रहे हैं सारे रेशियो 1/2 1/2 1/2 है, काटोगे तो सर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, सभी 1/2 के बराबर है, यानी कि a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसी हैं, को इंसिडेंट है, लाइंस कैसी हैं, को इंसिडेंट है। बोलिए इतना क्लियर, बोल दीजिए Yes, बच्चे। sir. अब देखिए थर्ड पार्ट यहीं पे देख लेते हैं, थर्ड पार्ट बच्चे यहाँ पे लिखा है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, और लिखा है सर 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। अब आप लोग देखना a1 अपॉन a2 कितना हो गया सर 6/2, a1 अपॉन a2 कितना हो गया 6/2, यानी कि 3/1। b1 अपॉन b2 कितना हो गया सर, ये हो गया माइनस के 3 बटा माइनस का 1। बोले इतना क्लियर यार, ये भी 3/1 हो गया, देखिए ये रहा माइनस का 3 और ये रहा माइनस का 1। ठीक है, अब ये कितना हो गया c1 अपॉन c2 सर, c1 अपॉन c2 हो गया 10/9, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि सर a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो बच्चे क्या कहलाएगा हमारे पास में, ये कहलाएगा हमारे पास पैरेलल लाइंस। क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस। बोले इतना क्लियर सभी को, ठीक। अब चलते हैं आगे, अब आगे क्या चलते हैं ये देखना बच्चे, आगे हमें ये चलना है, एक काम करते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं और इसको कट करके लेके चलते हैं अगले पेज पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसको कट करके लेके चलते हैं अगले पेज पर। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहां पर लिखा हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, कि आप रेशियोज को तो कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बच्चे आपने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में ये पढ़ा था कि सर अगर a1 upon a2 हो जाए इज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2, तो सर यहाँ पर क्या होगी हमारे पास में, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक, अगर हमारे पास में a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाए, तो बच्चे लाइंस कैसी होंगी, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन होगी। तो देखिए इन दोनों केस के अंदर सॉल्यूशन बनेगा, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी या फिर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी। तो देखिए लाइन एक दूसरे से मिल रही है, चाहे तो वो एक पॉइंट पे मिल रही है और चाहे तो बहुत सारे पॉइंटों पर मिल रही है, यानी कि लाइन एक दूसरे से मिल रही है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और जब सॉल्यूशन है तो बच्चे क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को, क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी। बोलिए इतना क्लियर, ठीक। अब हमारे पास में अगर ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए कि सर a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो सर लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, ये एक दूसरे से नहीं टकराएंगी, यानी कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे जब सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा हमारे पास में, सर ये वाली जो कहलाएगी वो कहलाएगी केवल केवल अकेली इनकंसिस्टेंट। बोलिए इतना क्लियर, अब बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर इतना क्लियर, Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है
तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन क्या था बच्चे? क्वेश्चन ये था कि आप रेशियोज को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद बता दो कि ये रहा यहाँ पर, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। बच्चे यहाँ पर देखो, पहली इक्वेशन ये है, हम पहले फर्स्ट पार्ट समझा रहे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और लिखा है 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 7। ठीक, चलिए अगर यहां से देखा जाए तो बच्चे a1 अपॉन a2 कितना आ गया? सर a1 अपॉन a2 हमें दिखाई दे रहा है 3/2 है। सर b1 अपॉन b2 कितना है? सर b1 अपॉन b2 ये रहा 2/-3 है, 2/-3। और हमें दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो क्या कहलाएगी ये बताइए? क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट कहलाएगी। बोलिए क्लियर सभी को? कंसिस्टेंट कहलाएगी। अब आपका पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 वाला। अब देखिए इसको समझते हैं पहले, थर्ड पार्ट को, क्योंकि सेकंड तो आसान है, आप लोग कर ही लोगे। थर्ड को देखिए क्या लिखा है बच्चे। लिखा है 3/2x प्लस 5/3y इजिकल्स टू 7। लिखा है 9x माइनस 10y इजिकल्स टू 14। आपको देखिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है सर? अगर a1 देखा जाए तो ये रहा, a2 देखा जाए तो ये रहा। बच्चे a1 अगर हमारी फ्रैक्शन में है तो आप a2 को भी फ्रैक्शन में लिख लो बस। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बच्चे कितना लिखेंगे? 9/1। कितना लिखेंगे सर जी? 9/1। बोलिए इतना क्लियर? 9/1। बच्चे आपने इसको लिख लिया 9/1। सर इसके ये भी फ्रैक्शन में तो इसको भी 10/1 लिख लो। अब देखिए a1 अपॉन a2 कितना आ गया? सर ये आ गया 3/2/9/1। बाहर की गुणा बाहर कर लो, यानी कि 3 की गुणा तो 1 में हो गई, अंदर की गुणा अंदर कर लो, यानी कि 2 की गुणा 9 में हो गई। और सोल्व करने पर कितना आ गया सर? 3/18 यानी कि 1/6। बोले क्लियर सभी को? बाहर बाहर की गुणा, ये जो बाहर 1 है ये इस बाहर वाले 3 के साथ चला जाएगा। अंदर अंदर की गुणा यानी कि जो 2 है वो 9 के साथ चला जाएगा। इसी तरीके से जब आप b1 अपॉन b2 निकालोगे, ध्यान से देखना, b1 अपॉन b2 बच्चे 5/3 है, नीचे कितना आएगा? 10/1 आएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। 5/3 है, ध्यान से देखना कि सर ये 5/3 है, ये रहा 5/3। ये b1 तो 5/3 है, 5/3 बटे नीचे 10/1 है। बच्चे बाहर बाहर की गुणा, यानी कि जो 1 है वो 5 के साथ गुणा हो गया, तो बच्चे कितना आ गया? 5 बटे नीचे कितना आ गया? 3 गुणा 10। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 1/6। ठीक है, c1 अपॉन c2 तो आप निकाल ही लोगे। सर c1 अपॉन c2 कितना है? 7/14। c1 अपॉन c2 कितना है? 7/14 यानी कि 1/2। और दिख रहा है कि सर a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। लाइंस पैरेलल हैं, इस वजह से ये इनकंसिस्टेंट है। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लो, वरना तो ये आपको फिर से परेशान करेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे क्योंकि नंबर्स है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और अच्छे से, ताकि हमारे डाउट्स ही खत्म हो जाए। देखिए इसमें भी आपको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 चेक करना है। बच्चे अगर पहली इक्वेशन को देख रहे हो तो ये रहा a1, ये रहा b1, ये रहा c1, ये रहा a2, ये रहा b2 और ये रहा c2। अगर आपने a1 अपॉन a2 किया तो बच्चे कितना आ गया सर? 4/3/2। अब आपको पता है सर ये तो भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, बच्चे आपको इसको भी फ्रैक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा 2/1। बाहर बाहर की गुणा यानी कि सर 4x2 और नीचे नीचे सॉरी 4x1, भाई बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा, सर 3x2। ये कितना आ गया सर? 2/3। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास है 2/3। अब आपने b1 अपॉन b2 निकाला। बच्चे b1 कितना है? 2 और b2 कितना है? 3। ये कितना हो गया? 2/3। और अगर आपने c1 अपॉन c2 निकाला, ये कितना आ गया सर? c1 अपॉन c2 ये कितना है? 8 और ये कितना है? 12।
तो सर 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 4 × 12, यानी कि A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इजिकल्स टू C1/C2 है। सर लाइंस को इंसिडेंट होंगी, यानी कि एक लाइन दूसरे के ऊपर है, सॉल्यूशन होगा। तो सर इसको बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर